इस चर्चा में मेरे साथ तीन अतिथि जुड़ रहे हैं। सुरेश गोयल साहब फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, एयर कमोडोर डॉक्टर एएस बहल। आप सभी अतिथियों का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं न्यूज नेशन के मंच पे। सुरेश गोयल साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। अब तो हमें कह देना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं साहब। अब वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब आपकी दिक्कत है, आप हॉर्मुज स्ट्रेट में आपके शिप फंसे, मुझे तो तेल चाहिए नहीं, हम पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करते हैं, आपको कैसे निकालने, अब आप निपट लो। देखिए, ऐसा है कि मेरा ख्याल है जब ट्रंप ने ईरान पर वॉर शुरू करी, ही सीरियसली मिसकैलकुलेटेड। बहुत ज्यादा एक गलत इस सुनने में आया है कि पेंटागन के ऑफिसर्स ब्रीफिंग में 30 साल से लगातार कहते चले आ रहे हैं कि ईरान से युद्ध मोल नहीं लेना है। वो सारी जो एक पूरा जियोपॉलिटिक देख करके, उनका स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप देख करके उनको ये अंदेशा था कि ईरान से युद्ध शुरू करना जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन शायद ट्रंप ने अपने मन की करी नहीं सुनी और अब उसमें फंस गए हैं। ये दिक्कत ये है कि एक बार वहां पर आपने एयर अटैक शुरू कर दिए, आपने उसको नेवल ब्लॉकेट कर दिया वहां पर। ये आपने अपने तीन तीन एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर आसपास लगा दिए सब। लेकिन जो ईरान ने अपने लिमिटेड एम्यूनिशंस का छोटे वाले ड्रोन यूज करके उनके जो महंगे वाले पैट्रियट को न्यूट्रलाइज कर दिया। इसके अलावा स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज की जो एक स्ट्रेटेजिक लीवरेज है, उसको यूज करने के बारे में सबको पहले मालूम था कि अगर ये हुआ तो ईरान यूज कर सकता है। और जब ये वर्ल्ड की 90% ऑयल सप्लाई और गैस सप्लाईज खतरे में पड़ जाएंगी, तो जो यूएस की नेटो पार्टनर्स है, यूरोप है, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। ये उन्होंने उसके बारे में नहीं सोचा। ये अब दिक्कत ये है कि इसके बाद में वो कह रहे हैं बाकी अपने जो कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग नेटो कंट्रीज, कि भाई आप आइए और यहाँ पर आप जो ऑयल टैंकर्स वगैरह हैं अपने मुल्क के, उनको एस्कॉर्ट करिए आप यहाँ से। अब नेटो के पास में ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि या तो वो कहें ठीक है भाई, हम छोड़ देते हैं ऐसे ही और करते रहेंगे, या हम अपने अपने शिप्स को एस्कॉर्ट करेंगे। तो एक तरह से डायरेक्टली चैलेंज है नेटो के लिए बिल्कुल। इन्वॉल्व होने का। ये लेकिन अब ये बड़ा सीरियस रिस्क है यहाँ पर। बिल्कुल सही कहा जी, आपने। डॉक्टर एएस बहल, अब आप देखिए ना ग्लोबल ऑर्डर किस तरह से बदल रहा है। ज्यादातर देशों ने ट्रंप के मुंह पे मना कर दिया साहब, बोले हम नहीं भेजेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, क्योंकि सब जानते हैं कि ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप फंस गए तो हम कैसे बाहर निकलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इशू को आगे बढ़ाया है और इसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रंप ने जरूर बहुत बड़ा अंडर एस्टिमेशन किया था। उनको नहीं लगता था कि कहीं भी जो ईरान है वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। उसको नहीं लगता था कि वो युद्ध का विस्तार करके पूरे गल्फ कंट्रीज को साथ में लेके आएगा। लेकिन सबसे बड़ा धक्का ट्रंप को मिलना शुरू हुआ था जब ग्रीनलैंड के इशू पे सारे यूरोपियन देश एक साथ हो गए थे और ट्रंप के खिलाफ। तो टैरिफ की धमकी भी काम नहीं दी और उसके बाद वो वहां से वापस एक स्टेप उन्होंने पीछे ले लिया। और इसकी वजह से भी शायद आज पूरे विश्व के अंदर लोग जो हैं वो वर्ल्ड माइनस अमेरिका करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखिए, कनाडा ने भी रिसेंटली डील साइन करी है डेनमार्क के साथ, और ये डेनमार्क वही है जिसकी टेरिटरी है ग्रीनलैंड, उनके साथ मिलिट्री डील साइन करी है। दूसरी चीज है कि जो उनका ट्रेड था 64% जो उनके व्यापारी थे वो सिर्फ अमेरिका से जो ट्रेड करते थे, आज वो 32% पे आ गए। यानी कि बहुत सारे कैनेडियन व्यापारी जो है उन्होंने अपना, जब उनके देश की साख के ऊपर बात आई तो उन्होंने अपना एक्सपोर्ट किसी और देश में करना शुरू कर दिया। और यहां पे भी आके देखिए, जब ट्रंप फंस गए हैं, उनको पता क्या लगता है? उनको लगता है कि मैंने सब कुछ तो डिस्ट्रॉय कर दिया, 5000 टारगेट्स पे हमला कर दिया, 1400 के करीब मैंने ईरानियंस को मार दिया, चाहे कई महिलाएं बच्चों को भी मारा है। लेकिन तब भी ईरान
ईरान कैपिटुलेट क्यों नहीं कर रहा? दो रीजन है, एक है आइडियोलॉजी कि एक आइडियोलॉजी जो बाइंड करती है, दूसरा है रेजिलियंस, और तीसरा जो उनकी शक्ति जो ड्रोन्स और मिसाइल की है जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि अगर हम वॉर को खींचते हैं तो ट्रंप का नुकसान है, वैसे भी उसकी पॉपुलैरिटी रेटिंग गिर चुकी है, तो उनको ये लगता है ठीक है हमें सरवाइव करना है, हमें एंड्योर करना है, लेकिन इस वॉर को खींचना है। और वॉर को खींचने से पूरे विश्व का नुकसान हो रहा है। अब वो और दिख रहा है सर, पूरे विश्व का नुकसान दिख रहा है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, अब आप देखिए ना, कहां तो आप उसको परमाणु बम बनाने से रोकना चाहते थे, कहां आप वहां रिजीम चेंज करना चाहते थे, और कहां आप सबसे बड़े चक्रव्यूह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाके फंस गए। आपको लगता है अब तो दुनिया ने भी साहब सबने मान लिया कि अमेरिका के पास वो युद्ध में घुस तो गया, प्रवेश तो कर गया, लेकिन वो आखिरी द्वार नहीं तोड़ पा रहा है, इसलिए एग्जिट प्लान समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, दो चीजें बहुत अहम होती हैं युद्ध जीतने के लिए। अमेरिका के पास बहुत सैन्य बल है, वो पूरे ईरान का विनाश कर रहा है और कर सकता है, पर क्या ईरान कभी सरेंडर करेगा या नहीं, ये बड़ा महत्व रखता है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध जीतेंगे या नहीं। दूसरी बात केवल ईरान तक सीमित नहीं है। यदि राष्ट्रपति ट्रंप इस तरह का विनाश करते हैं ईरान का, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या खास उनके जो दोस्त हैं, हिस्सेदार हैं, वो उनके युद्ध को और युद्ध के तरीकों को, उनकी रणनीति को समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। इन दोनों पहलुओं में आप देखें कि उनको सफलता नहीं मिल रही। शुरू से ही उनके अपने जो यूरोपीय देश नेटो के हिस्सेदार हैं, उनके साझेदार हैं, वो लगातार रिलक्टेंट नजर आते हैं। खुलकर वो उनको अपोज नहीं कर रहे, पर लगातार रिलक्टेंट नजर आए। उनके खास दोस्त यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के साथ तो उनका टकराव भी हो गया जब। लेकिन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, इसका कारण है आप अपने नेटो सहयोगियों को इंसल्ट करेंगे, उन पे टैरिफ लगाएंगे, उनको धमकी देंगे, उनसे जो आपकी पर्सनल बातचीत हुई है वो पब्लिकली कहेंगे, मतलब आपने कहीं का नहीं छोड़ा। तो इसीलिए कि युद्ध में विनाश करना एक बात होती है और युद्ध को जीतना दूसरी बात होती है। हम सबको लग रहा है कि जो उनकी सोच थी कि पहले ही बड़े हमले में जो नेतृत्व को वो समाप्त करेंगे तो वो ईरान एकदम घुटने टेक देगा, वैसा हुआ नहीं, क्योंकि ईरान ने अपनी तरह से तैयारी की हुई थी और जो उनके बड़े नेता थे, सुप्रीम लीडर, उन्होंने सक्सेशन प्लान बना लिया था पहले से ही। हालांकि इस तरह के हमले में इतने नेतृत्व के लोगों को एक बार में समाप्त कर देना, इसमें ईरान की कुछ तो कमजोरी नजर आई, पर उसके बाद उन्होंने लगातार हमले वापस किए हैं, पूरे क्षेत्र में हमले किए हैं। और अब उनकी रणनीति में देखिए लगातार बदलाव आया। उन्होंने कहा कि मैं अपने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करूंगा जब तक वहां से ईरान पर हमला नहीं आता। और अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो वेपनाइज कर रहे हैं, पर सेलेक्टिव, वो ब्लॉकेड बड़ा सेलेक्टिव है। और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, ये वो पहले भी कह चुके थे, युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने कई बार चेतावनी दी, अगर हम पे हमला हुआ हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंधक बना देंगे, हम ये पूरा जो यहां से ऑयल ट्रेड होता है उसे रोक देंगे। किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, और आज जो हालात बने हैं उसके लिए पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है। उन्होंने पूरी दुनिया को एक तरह से एक बहुत बड़े चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया, मैं कहूंगा। आप अतिथि हमारे साथ बने रहिए, आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण है हमारे दर्शकों के साथ। मैं जल्द आ रहा हूं, दो बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर इजराइल अमेरिका का हमला, तेहरान में ताबड़तोड़ बमबारी की गई है। इन तस्वीरों को देखिए, यह हमला कितना जोरदार था, यह धुएं का गुबार बताने के लिए काफी है कि यह हमला कितना भयानक हुआ होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ब्रिटिश पीएम स्टामर का बयान, हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना आसान काम नहीं, बाजार में स्थिरता के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना जरूरी है। इधर युद्ध के बीच इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, युद्ध खत्म करने को लेकर बटा ईरानी नेतृत्व। ईरान शासन के कुछ लोग युद्ध खत्म करना चाहते हैं, आयार जैसी युद्ध जारी करने के पक्ष में है। गोयल साहब, एक और बात मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये जो अभी हमने कहा भी साहब, देखिए आपका इतना नुकसान कर दिया, ईरान का इतना नुकसान कर दिया, जो इंटरनल वहां पर वहां के शासन के प्रति गुस्सा था वो एक तरह से खत्म हो गया है।
क्या ये ऐसा मौका ईरान के लिए है कि वो बातचीत के लिए टेबल पे आ जाएगा? देखिए, आपने कहा कि क्या ईरान बातचीत पर टेबल के लिए आ जाएगा। ईरान अभी तक इतना नुकसान होने के बाद टेबल पर नहीं आया है। ईरान अगर टेबल पर आएगा तो उसके लिए कोई सीज फायर के लिए या युद्ध रोकने के लिए या कोई अल्टीमेट पीस एग्रीमेंट के लिए कोई तो वजह चाहिए। अभी तक कोई वजह सामने नहीं आ रही है जिससे कि लगे कि ईरान को युद्ध रोकने के लिए या सीज फायर के ऊपर बातचीत करने के लिए ये मौका है। 2-3 चीजें हैं इस मामले में। अगर युद्ध को देखा जाए, मैं युद्ध में एक्सपर्ट नहीं हूं, आई एम ए डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट, आई एम ए फॉर्मर एम्बेसडर, तो वॉर की बात करने के लिए और भी है यहाँ पर। लेकिन युद्ध की अगर बात की जाए तो युद्ध एक तरह से देखा जाए तो वहां से ईरान और यूएसए इजराइल और यूएसए ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ईरान जो है, जो जहां से ये अटैक होते हैं, जो बेसिस है अमेरिकन बेसिस, और इजराइल तेल अवीव उनके ऊपर अटैक कर रहा है, दुबई को खत्म कर रहा है, सऊदी अरेबिया, बहराइन उनके ऊपर अटैक कर रहा है। ये जो बायलैटरल अटैक होते चले जा रहे हैं, खत्म नहीं होने पर आ रहे। लेकिन एक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है टू ब्लॉक द ऑयल सप्लाईज, उसका कोई जवाब नजर नहीं आ रहा है। अगर नेटो इसमें शामिल हुआ, इट बिकम एन एक्सपेंडेड वॉर। तो जब तक कि ईरान के लिए कोई एक अहम सी चीज हो कि हाँ अब युद्ध खत्म करने का फायदा है और मेरे को एक मिल रहा है। आपको याद होगा कि ईरान ने कहा भी था कि अगर युद्ध खत्म करना है, मेरी ये 3 शर्तें हैं कि एक तो परमानेंट सॉल्यूशन हो, ईरान की सिक्योरिटी की गारंटी हो। 3-4 चीजें उन्होंने कही थी ये, और वो 3-4 चीजों के बारे में यूएसए बात करने को तैयार नहीं है। यूएसए कहता है कि ईरान को ऑफर आया है डील करने के लिए, लेकिन मेरे को डील मंजूर नहीं है, ये वो भी तैयार नहीं है। इवेंचुअली एक कंट्री है खाली यहाँ पर जिसका की पर्पस सिद्ध हो रहा है, चाइना। वो है इजराइल। इजराइल। जी बिल्कुल आपने सही कहा। चीन बड़े, देखिए इजराइल तो वहां के पेंटागन के ऑफिशियल्स भी ये कह रहे हैं कि साहब कितने सालों से चाहता था ईरान पे हमला बोले, तमाम जो राष्ट्रपति आए उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई, लेकिन झांसे में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही आ पाए। एक और बात जो अभी बात हो रही थी एयर कमोडोर बहल, जो बात हो रही थी कि साहब शर्तें जो ईरान ने रखी है, अब साहब उसमें सबसे बड़ी दिक्कत वाली शर्त क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो ट्रेड होगा वो साहब आप डॉलर में नहीं करोगे, अब आपको युआन में करना होगा। अरे अमेरिका ने पूरी ताकत इस दुनिया में पिछले 52 साल से झोंकी है कि उसके डॉलर का जो है एक छत्र राज बने रहे, वो यहां कैसे मान जाएगा? आप सही कह रहे हैं। वेनेजुएला में भी जो लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं वो चीन के साथ एनर्जी स्वैप करते थे। वैसे ये टर्म प्रोफेसर स्वरण सिंह की है, मैं उनको एक्नॉलेज करता हूं उन्होंने। तो साथ में दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि चीन ईरान के साथ भी एनर्जी स्वैप करता है, यानी कि उनसे एनर्जी लेके उनको वेपन सिस्टम्स और दूसरी चीजें देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो यूएन में अगर चली जाती है तो पूरी पेट्रो डॉलर खत्म हो जाएंगे, उसकी सुप्रीमेसी खत्म हो जाएगी, अमेरिका की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। $38 ट्रिलियन का उनका जो उनके डेफिसिट है, डेट है, माफ कीजिएगा, जो उनका $38 ट्रिलियन का डेट है, उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए, ये बात आज की नहीं है, ये ब्रिक्स में भी शुरू हुई थी, और ये दिसंबर 2022 के अंदर जब चीन के प्रेसिडेंट आए थे जी जिनपिंग मिडिल ईस्ट के अंदर, और उन्होंने गल्फ काउंसिल कॉर्पोरेशन के साथ बात करी थी, पर साथ में उन्होंने बात करी थी पूरे अरब स्टेट्स के साथ। 21 अरब स्टेट्स आए थे उस मीटिंग के अंदर, अरब समिट के अंदर, और 21 एक जो नहीं आया वो था सीरिया, क्योंकि उनको उन्होंने सस्पेंड करके रखा हुआ था। तो 21 के 21 अरब स्टेट को वो अपनी साइड पे लेके आ गया था चीन। ये डर अमेरिका को बहुत बड़ा डर है, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल आपने सही कहा। केवल अमेरिका को यही डर नहीं है सर, आप दिलचस्प देखिए ना कि एक तरफ 90% ऑयल ईरान से चीन को जा रहा है, लेकिन जब डिस्ट्रॉयर बनाने की बात आती है, ये फाइटर जेट्स बनाने की बात आती है, सबमरीन बनाने की बात आती है, रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए तो अमेरिका चीन पे निर्भर है।
तो ये कहानी कहीं ना कहीं एक बहुत दिलचस्प भी है। और सबसे ज़रूरी बात यह है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, मुझे एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब मैं आपके पास आऊँगा तो यही जानने की कोशिश करेंगे क्या भविष्य में कोई रास्ता दिखाई देता है। जो ईरान ने अपनी शर्तें रखी हैं, क्या उसके इर्द गिर्द कोई बातचीत होती है। ईरान पर हमले के बीच यूएस सेंट्रल कमांड ने एक नया वीडियो जारी किया है। इसमें हवा में रिफ्यूलिंग करता दिख रहा है B-1 लांसर बॉम्ब, जो अमेरिका के शस्त्रागार का एक प्रमुख हथियार है, जिसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ अमेरिका ने किया था 2025 में भी और इस बार भी। मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों के बीच सऊदी अरब का दावा, 10 घंटे में ईरान ने 56 ड्रोन दागे। सऊदी अरब का दावा है कि उसने ईरान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच कतर के विदेश मंत्रालय का बयान, ईरान हमला रोके तो बातचीत संभव, जब तक हमले जारी रहेंगे बातचीत संभव नहीं, ये कतर का कहना है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जो शर्तें ईरान ने रखी हैं, जिसमें मैंने एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एग्जांपल दिया कि साहब डॉलर में नहीं युआन पे आप ट्रेड करिए। दूसरा उन्होंने कहा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले, और तीसरा हमें सुरक्षा की गारंटी दो साहब। तो जाहिर है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर शर्तें थोप रहे थे, वो नहीं मान सकते थे, वैसे ही अमेरिका भी नहीं मानेगा। तो कोई रास्ता आपको नजर आ रहा है कि भविष्य में कुछ बातचीत इन मुद्दों के बीच में बन सकती है? हाँ बिल्कुल, ईरान ने 3 बड़ी शर्तें रखी हैं। पहली तो ये कि यदि युद्ध विराम करना है तो जिसने युद्ध शुरू करा था उसको पहले युद्ध बंद करना होगा। दूसरी बात कि न केवल युद्ध बंद करना होगा, उनको सुरक्षा को लेकर, भविष्य के लेकर गारंटी चाहिए कि इस तरह का हमला बार बार नहीं करेंगे इजराइल या यूनाइटेड स्टेट्स। और तीसरी बात जो और भी खास है, वो इस युद्ध में जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए रेपरेशन उसी चाहते हैं कि इन्होंने युद्ध किया था, जितना विनाश किया है वो भरपाई भी होनी चाहिए। तो जाहिर है कि अमेरिका इन शर्तों को नहीं मानेगा। ठीक वैसे ही जो अमेरिका की शर्तें हैं वो ईरान मानने को तैयार नहीं है, पर उसमें जो हमें उम्मीद बनाता है हमारी कि बातचीत शुरू हो सकती है, वो है 3 चीजें जल्दी से। पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसके बारे में क्या सोचता है, ये बड़ा महत्व रखता है। और यदि आप दुनिया भर के देशों के नेताओं की भाषा को देखें तो चाहे वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हो, अरब लीग हो, नेटो के देश हो, भारत, टर्की हो, जितने भी हो, जो सबसे सामान्य भाषा सभी ने इस्तेमाल की, वो सब ने ये कहा युद्ध विराम होना चाहिए, बातचीत शुरू होनी चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात, फिर कुछ देश लगातार प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मध्यस्थता में लगे हुए हैं। उनमें खास हैं ओमान, कतर, इजिप्ट, टर्की, और अब भारत भी उसमें ब्रिक्स के एक तरह से मंच से कोशिश कर रहा है कि लगातार किस तरह से बातचीत को खत्म किया जाए। और तीसरी जो खास बात वो ये कि इस तरह के संकट में लगातार न केवल ऑयल और गैस की सप्लाई में अड़चने हैं, उनकी कीमतें आसमान को छूती हुई नजर आ रही हैं। तो ये दुनिया भर पर प्रेशर बनेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, 1 या 2 दिन में बातचीत शुरू होने की कोई उम्मीद नहीं कर सकते, पर 1 सप्ताह में कहें तो शायद बातचीत हो सकती है। पर बातचीत होगी पहले पीछे पर्दे के, कोई सामने नहीं कहेगा। दोनों तरफ से मैक्सिमलिस्ट पोजीशन बनाए रखेंगे देश, बिल्कुल पर्दे के पीछे। तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अगले इस 1 हफ्ते में कोई ना कोई अच्छी खबर मिल सकती है बातचीत को लेके। सूरज गोयल साहब, एक और खबर जो ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से आई है और बड़ी दिलचस्प है, इसे जेरूसलम पोस्ट ने भी शेयर किया है कि साहब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप को लगातार एडवाइस कर रहे हैं कि पूरी तरह से, पूरी ताकत से मारो और मारते रहो। ये जो खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी है और बताया कि साहब ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों से बातचीत करके ये बात कही है। 2 ही बात हो, आप क्या मानते हैं क्यों इनका नाम लाया जा रहा बार बार? ट्रंप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि सारा दोष मेरे पे ना मढ़ा जाए, कुछ औरों पे भी बांट दिया जाए, या आपको लगता है ये सही बात होगी? नहीं, देखिए, अगर ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है और जेरूसलम पोस्ट में छपी है तो मैं ये नहीं मानूंगा कि ये खबर ट्रंप ने इंस्पायर करी है या ट्रंप ने मोटिवेट की है कि उनको बीच में ना फंसाया जाए। मैं समझता हूं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जूइश लॉबीज का हाथ है। और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अल्टीमेटली इस युद्ध में अगर एक कंट्री है जिसका मोटिवेटेड सेल्फ इंटरेस्ट है तो वो है इजराइल।
और कोई देश मेरे को नजर नहीं आता है। आपने नाम लिया सऊदी अरेबिया का। जब ये युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले भी बराबर कहा जा रहा था कि सऊदी अरेबिया, ओमान, कतार वगैरह सभी समझा रहे थे ट्रंप को कि युद्ध शुरू ना करें। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ उस टाइम पर नाम आना शुरू हुआ कि प्रिंस सलमान भी बार बार ट्रंप को उकसा रहे थे कि युद्ध किया जाए। आप एक चीज याद रखिए कि अभी भी जहां अटैक हो रहे हैं वो अटैक या यूएसशिप एलिजाबेथ और रूजवेल्ट या फोर्ट से नहीं हो रहे हैं। ये अटैक हो रहे हैं जो यूएस बेसिस है वहां पर मिडिल ईस्ट में, वहां से ये अटैक्स हो रहे हैं। अगर B-1 बॉम्बर जा रहा है वो वहां से नहीं जा रहा है शिप के ऊपर से, ये बेस के ऊपर से जा रहा है, कतार के पास से जा रहा है ये। तो ये जो जितने भी देश है जहां पर अमेरिकन बेसिस हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि यूएसए अगर उन बेसिस को यूज करके ईरान पर हमला करता है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। और बिल्कुल। इसीलिए ईरान कहता है बिल्कुल गोयल साहब, आपने सही कहा। आप रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए? हाँ प्लीज आप बताइए। जरा बात को पूरा करने दें। हाँ तो इसीलिए ईरान बार बार ये कहता रहा है कि अगर इन देशों से हमले नहीं रुके तो वो इन देशों पर हमला करेगा। अगर वो यूएई पर, सऊदी अरेबिया पर, बहरीन पर हमला कर रहा है, वो इसलिए नहीं कि वो नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो इसलिए कि वहां पर अमेरिकन बेसिस है और ईरान के ऊपर अटैक वहां से हो रहा है। तो मैं नहीं समझता हूं कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह जो बात है उसमें कहीं कोई ये है कि वो उकसा रहे। ओके। एक बात जरूर है, अभी जैसे कह रहे थे प्रोफेसर स्वर्ण सिंह कह रहे थे कि ये अगर कंडीशंस होती हैं तो शायद बातचीत होने की गुंजाइश है। देखिए अगर बातचीत होने की गुंजाइश होती भी है, मैं नहीं समझता हूं, मैंने पहले भी इजराइल का नाम लिया था, अब मैं दोबारा नाम लेता हूं। गाजा में 4 साल से युद्ध चल रहा है, गाजा पूरी तरह खत्म हो गया है। वहां पर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने काफी कोशिश करी, नहीं सक्सेसफुल ओके। है। यहाँ पर भी मेरे को उम्मीद नहीं है। गोयल और साहब, ये आपने युद्ध बहुत जैसा है महत्वपूर्ण चलता बात रहेगा। की कि इजराइल कभी नहीं चाहेगा ये युद्ध इस स्थिति पे आके रुके। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, लेकिन एयर कमोडोर बहल, एक और बात जो मैं यहाँ पर लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने कहा केवल हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, फूड सिक्योरिटी की नहीं कर रहे हैं। अभी क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को केवल ऑयल और गैस को लेकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन 1/3 फर्टिलाइजर सल्फर जो है इस रूट से आ रहा है। साहब अब अमेरिका की अगर मैं बात करूं, वहां पर मिड अप्रैल में उनके कॉर्न जो है उनको नाइट्रोजन चाहिए। भारत में मई में खरीफ की बुआई होगी साहब, हमें फर्टिलाइजर चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को जून में यूरिया चाहिए। इसी तरह से आप देखिए, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, आपका जापान हो, साउथ कोरिया हो, यूरोप हो, खाड़ी देश हो, ये सब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है, आपको लगता है ये युद्ध थामना बहुत जरूरी हो गया है? बिकॉज अभी तक तो हम एनर्जी सिक्योरिटी के लिए लड़ रहे थे, अब हमारे आने वाले समय में फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 28% जो हम प्रोपेन और एलएनजी इंपोर्ट करते हैं वो जाता है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के अंदर। उसी तरीके से जो फूड सिक्योरिटी की दूसरी बात भी आती है, जो गल्फ देशों में फूड जाता है वो जाता है स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज से। तो वहां पे भी फूड सिक्योरिटी के इश्यूज बहुत जल्दी आने वाले हैं। वाटर सिक्योरिटी तो एक तीसरा हिस्सा है जहां पे अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स पे हिट किया जाता है, जो ज्यादातर 45 से 90% जो स्ट्रेट्स का एरिया है, गल्फ कंट्रीज है वहां पे, वो उस पे डिपेंड करते हैं। तो वो बात भी नहीं हम कर रहे। ये जरूर है कि ऑयल की कीमतें आज $104 है, वो सभी बात करें। गैस की कीमतें 45% से ऊपर यूरोपियन बाजार में चल रही हैं। और साथ में जो ये प्रॉपर सभी को इफेक्ट कर रहा है, चाहे फूड सिक्योरिटी है, वाटर सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी है, पूरे विश्व को इफेक्ट कर रहा है। इसी वजह से मैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह के साथ एग्रीमेंट पे हूं, और जो मेरी अपनी रीडिंग भी है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इतना प्रेशर होगा, ना केवल इनसाइड अमेरिका से। आज आपको पता होगा कि आज न्यूयॉर्क में जो पंप के अंदर गैस की कीमत है $3.61 पर गैलन, यानी कि 3.78 लीटर्स की कीमत 3.61 है, 2.81 थी। 44% ये बढ़ गई है जनवरी से लेके अभी तक। तो अमेरिका के अंदर भी आवाजें उठ चुकी हैं। और आपने तो खुद बताया है कि जो 39% to 42% तक इनकी गिर चुकी है पॉपुलैरिटी ट्रंप की। ट्रंप बहुत प्रेशर में है, फंसे हुए हैं। ट्रंप निकलना चाहते हैं, वो एक बड़ी जीत चाहते हैं। उनके लिए बड़ी जीत इस समय होगी स्टेट्स ऑफ, 1 मिनट दीजिएगा प्लीज सर
उनके लिए बड़ी जीत होगी स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज को खुलवाना। इसी वजह से सारे देशों को वो कह रहे हैं और उनको ये भी पता है कि जिस तरीके से मोज़ाइक डिफेंस बनाया गया है स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज के अंदर, 3 आइलैंड जो है उसके मेजर आइलैंड है, केशम, होर्मुज और लारक, वो 3 आइलैंड बिल्कुल वो 33 किलोमीटर के बीच में आते हैं और उस आइलैंड्स ने ही इतनी अच्छी अंडरग्राउंड टनल्स हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन बोट्स हैं, अंडर वाटर ड्रोन्स हैं और साथ में वहां से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल भरा हुआ है। वो उनको मालूम है वो वहां पे कुछ नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए उनको पूरे विश्व की शक्ति चाहिए। और जो आपने बड़ी बात कही थी, जर्मनी ने बिल्कुल मना कर दिया था उनको कि ये युद्ध में हम पार्ट नहीं है। ब्रिटेन मना करना चाहता है शिप्स के लिए और साथ में स्पेन और इटली के प्राइम मिनिस्टर ने तो क्लियरली कहा था ये युद्ध ही गलत है जो तोपा गया है। तो कहीं ना कहीं विश्व का प्रेशर बनेगा, गल्फ कंट्रीज का प्रेशर बनेगा और मुझे भी उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर डॉक्टर बहल, आप भी इसी बात पे सहमत है कि एक हफ्ते के अंदर कोई अच्छी खबर आएगी बातचीत को लेकर। एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट एक ऐसी कमजोर नस है जिसने पूरी दुनिया को तेल संकट के दौर में पहुंचा दिया है। यह बात अलग है कि ईरान के साथ भारत की दोस्ती इस नाजुक समय में काम आ रही है और भारत के शिप इस पैसेज को पार कर रहे हैं, लेकिन हालात कितने विस्फोटक हो चुके हैं। अमेरिका ने हॉर्मुज के पास कैसी घेराबंदी कर रखी है, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर खार्ग तक दहक रहा है। अमेरिकी बमबारी ने ईरान की ऑयल रिफाइनरी IRGC का सिक्योरिटी सिस्टम तबाह कर दिया है। इजराइल के टारगेटेड अटैक ने शिया देश के मिसाइल सेंटर, मिसाइल लॉन्चिंग पैड के पूरे सिस्टम को पंगु बना दिया है। भीषण एरियल अटैक ने ईरान का ऑयल प्रोडक्शन सिस्टम, रिफाइनरी और तेल निर्यात का पूरा निजाम ठप कर दिया है। ईरान को हवाई हमले से पस्त कर देने के बाद अब अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों से हॉर्मुज में बैटलशिप भेजने की अपील की है। ट्रंप की हॉर्मुज को चौतरफा घेरने की हुंकार ने दुनिया भर में विश्व युद्ध का डर बढ़ा दिया है और अगर वर्ल्ड वॉर की चिंगारी सुलगी तो ईरान महातबाही की कगार पर पहुंच सकता है। अमेरिका ने अपना एम्फीबियस स्ट्राइक ग्रुप USS ट्रिपोली को स्टेट ऑफ हॉर्मुज इलाके की ओर भेजा है। ये जहाज पानी और जमीन दोनों जगह ऑपरेशन कर सकता है। इस बेड़े में करीब 2500 मरीन कमांडो शामिल हैं। ये सैनिक जमीनी लड़ाई और तेज हमले के लिए जाने जाते हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिका पैदल सैनिकों को भी जंग में उतार सकता है। जानकारी के मुताबिक मरीन कमांडो के साथ अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट को भी तैनात कर रहा है। ये यूनिट अचानक हमला करने और तेजी से जवाब देने में माहिर मानी जाती है। पश्चिमी एशिया में पहले से ही अमेरिका के 50,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद है। इस नई तैनाती से जाहिर हो रहा है कि ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। ट्रंप की युद्धक तैयारी दुनिया को डरा रही है। इस बीच ईरान ने अपने प्रॉक्सी की बदौलत बड़ी चाल चली है। ईरान की कोशिश है कि मध्य पूर्व के पूरे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस निर्यात को ठप कर देना। इसके लिए ईरान ने अपने यमनी प्रॉक्सी हूती मिलिशिया को एक्टिव कर दिया है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से ऑयल निर्यात को पहले ही ठप कर रखा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का करीब 25 से 26% क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई होती है। अब अगर ईरान के प्रॉक्सी हूती मिलिशिया ने बाब अल मंदाब स्ट्रेट को बंद कर दिया तो यहां से गुजरने वाला दुनिया का कुल 5.3% क्रूड ऑयल भी चोक हो जाएगा। हूती अगर लाल सागर में एक्टिव हुआ तो सुएज नहर से होने वाला करीब 6% तेल निर्यात भी पूरी तरह ठप हो जाएगा। ट्रंप की तरफ से सहयोगी देशों से बैटलशिप भेजने की अपील के बाद हूती मिलिशिया ने बाब अल मंदाब स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी दी है। गोयल साहब, मैं आप तीनों मेहमानों से, मेरे पास समय बहुत कम है, बहुत संक्षेप में आप लोगों की टिप्पणी चाहूंगा। भारत के लिहाज से
जो हमने कदम उठाए हैं आपको ठीक लगता है? हम जिस स्थिति में आज हैं हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? जो हमारी रणनीति है वो सही है? देखिए, भारत के पास ऑप्शन क्या है? और तो अगर उस ऑप्शन को देखते हुए आप कहें कि यहाँ कदम ठीक है, तो मैं कहूंगा कि हाँ ठीक है। लेकिन हमें ये अगर देखना होता कि यहाँ पर ये हालत होने वाला है, हमें अपना गैस और एनर्जी सप्लाई सोर्सेज को काफी पहले से डाइवर्सिफाई करना चाहिए था। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा ये कहते हुए कि जैसे कि अगर कहा जा रहा है कि ये एक हफ्ते में बातचीत शुरू हो जाए, उनके मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसा होता है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा एक इरादा न्यूयॉर्क टाइम्स का दूसरा आर्टिकल है, वहां भी आया है कि ईरान का हश्र कहीं ऐसा ना हो जो इराक का हुआ था, क्योंकि वॉर खत्म होने वाली नहीं है और ये एट्रिशन वॉर चलती रहेगी और लंबी चलती रहेगी और इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। जी बिल्कुल। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, क्या ईरान के अंदर से ये आवाज नहीं आएगी साहब हमारे ऊपर इतना बड़ा हमला, हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया, हमारा इतना नुकसान कर दिया, आर्थिक नुकसान कर दिया, और आप बातचीत के टेबल में जा रहे हैं? एक घरेलू दबाव तो वहां के रिजीम में होगा। पहली बात तो ये कि यहाँ शायद किसी ने नहीं कहा कि एक सप्ताह में अच्छी खबर आने वाली है। जो कहा गया वो ये था कि यदि पर्दे के पीछे कुछ बात शुरू होती है तो एक सप्ताह में उसका संकेत आपको इनके जो सार्वजनिक बयान आ रहे हैं उसमें नजर आना शुरू आ जाएगा, क्योंकि अभी तक बहुत आक्रामक रुख दोनों तरफ से अपनाया हुआ है। ईरान का विनाश होने के बाद उनकी क्या रवैये में बदलाव आया, वो ये कि उनकी जो नाराजगी अपनी सरकार से थी वो अब उनकी नाराजगी इजराइल और अमेरिका की तरफ हो गई है और उनका समर्थन हो गया अपने नेतृत्व के लिए। और तीसरी बार भारत की जो बात है, शुरू में पहले कुछ दिनों में लगा कि भारत एकदम एक तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है, पर पिछले करीब 10 दिनों से मुझे लगता है कि भारत ने लगातार वापस संतुलन बनाने की कोशिश की है। और अब जब खासकर वो ब्रिक्स के मंच से कोशिश कर रहा है कि किसी तरह का तालमेल बने इस क्षेत्र के अपने देशों में, तो मुझे लगता है कि वो भारत का योगदान सकारात्मक हो सकता है। ओके, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। डॉक्टर बहल, एक आखिरी कमेंट, सबक क्या मिलता है? अगर हम अपने नजरिए से देखें हमें क्या सबक मिलता है? हमें ये सबक मिलता है कि आजकल जो हाइब्रिड वॉरफेयर या एसिमेट्रिक वॉरफेयर शुरू हो गया है, तो इसका ये मतलब है कि जो इंपॉर्टेंस मिसाइल्स ड्रोन्स को देनी चाहिए वो हमको देनी चाहिए और उसकी संख्या में बढ़ोतरी करनी चाहिए और एयर डिफेंस के ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और आखिरी चीज ये है कि आने वाले समय में जो युद्ध होंगे उनको हम देख नहीं सकते कि वो स्पेस के होंगे या साइबर वॉरफेयर के होंगे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिप्त होंगे। तो हमको ऐसी तैयारी करनी है अपने देश को कि फ्यूचर के लिए, पहली बात। दूसरी बात बहुत क्विकली बोलता हूं, हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो हैं तेल के भी और गैस के, खासकर गैस के 5.33 मिलियन मेट्रिक टन जो हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए हमने 2-3 जगहें देखी हुई है, अभी 3 जगह पे है और भी देखी हुई है 2 जगह। अब उन जगहों पे हमको इनके रिजर्व्स को बढ़ाना पड़ेगा ताकि, और साथ में हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपनी सप्लाई चेन को और चीन से और अमेरिका से हटना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथियों का। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपने अपने अनुभव साझा किए। बहुत धन्यवाद और दोबारा हमारे मंच पे आइएगा इस आग्रह के साथ। बहुत धन्यवाद आप दर्शकों का। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।